हेलो दोस्तों, पेपर नंबर 10 है आपका कंप्यूटर का। शैक्षिक तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बात करने वाले हैं। 4 चैप्टर है टोटल इसमें। पहला चैप्टर आपका 4 नंबर का है, दूसरा चैप्टर आपका 5 नंबर का है, तीसरा चैप्टर आपका 7 नंबर का है और चौथा चैप्टर आपका फिर से 4 नंबर का है। तो कुल मिलाकर के 20 नंबर का आपका टोटल ये पेपर रहने वाला है। पास होने की बात करें तो 8 नंबर मिनिमम आपको पास होने के लिए इसमें चाहिए होते हैं। ध्यान से सारी बातों को समझना है क्योंकि ये पेपर छोटा रहेगा, छोटे-छोटे प्रश्न आएँगे 1-1, 2-2 नंबर के, तो उनमें आपको क्लियर जानकारी लिखना ज़रूरी हो जाएगा। पहला चैप्टर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और अगले 3 वीडियोज़ में हम इस प्रकार से 4 वीडियोज़ में पूरा ये 10वां पेपर कवर कर लेंगे और प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूँगा, तो वहाँ से फिर आप डायरेक्टली सारे चैप्टर्स को एक साथ देख कर के अपनी एग्ज़ाम तैयारी कर पाएँगे। पहले चैप्टर में बात की गई है अधिगम के सिद्धांतों को लेकर के, जिसमें व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और रचनावाद की बात की गई है। शैक्षणिक प्रणाली और उपकरणों में आईसीटी और ई लर्निंग के बारे में बात की हुई है। सीएआई के बारे में बात की हुई है। शिक्षण विधियों की बात करेंगे, जिसमें आगमन निगमन विधियाँ और प्रोजेक्ट विधि की बात की हुई है। नवाचारों और तकनीकों के अंदर केआईएम, वेब थीम और संकल्पना मानचित्र को लेकर के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं अधिगम के सिद्धांतों को लेकर के, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वाटसन 1913। और सिद्धांत की बात करते हैं तो ये उद्दीपन अनुक्रिया का इनका सिद्धांत रहा है। मुख्य बिंदु इसके बालक कोरी सलेट है। बालक को क्या बताया है? कोरी सलेट बताया है। सीखना क्या है? पुनर्वलन और अनुशासन से होता है। लगातार हम अनुशासन में रहें, कोई हमें मोटिवेट करता रहे, जैसे मैं आपको मोटिवेट करता रहता हूँ अलग अलग क्लासेस में, तो आप अच्छे प्रकार से सीख रहे हैं। तो सीखना क्या है? पुनर्वलन से ही होता है, अनुशासन से ही होता है। तो ये व्यवहारवाद में बात आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में बात करते हैं संज्ञानवाद को लेकर के। जनक है जीन पियाजे। सिद्धांत इसका सूचना प्रसंस्करण का सिद्धांत और मुख्य बिंदु है इसका सक्रिय भागीदारी। मस्तिष्क एक कंप्यूटर की प्रोसेसर की तरह है, मस्तिष्क को एक कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह बताया है जीन पियाजे ने संज्ञानवाद सिद्धांत में। और रचनावाद को लेकर के हम बात करते हैं तो यहाँ पर जीन पियाजे, यहाँ पर भी नाम ध्यान रखना है, जिसमें ज्ञान का स्वयं निर्माण होता है और शिक्षक केवल सुविधा प्रदाता। शिक्षक क्या है? सिर्फ फैसिलिटेटर का काम ही करता है। समस्या समाधान विधि इसके अंतर्गत आती है। शिक्षक क्या करता है? सिर्फ मार्ग दर्शाता है कि आप इस सवाल को ऐसे हल करिए या ये चीज़ें पढ़िए, उसको आप इस विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्ग प्रदर्शन जो फैसिलिटेटर है वही काम, सुविधा प्रदाता का काम ही शिक्षक का रहता है। और ज्ञान का निर्माण स्वयं बच्चा करता है, ज्ञान का स्वयं निर्माण। ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों को लेकर के। अब हम बात करते हैं शैक्षिक प्रणाली के 3 उपागमों को लेकर के। 3 उपागम कौन कौन से हैं? पहला है प्रणाली उपागम, दूसरा है मृदु या कोमल शिल्प उपागम और तीसरा है कठोर उपागम। यहाँ थोड़ा ये डबल कॉपी हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रणाली उपागम की बात करते हैं तो इसमें शैक्षिक तकनीकी द्वितीय और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समग्र प्रबंधन और तार्किक उपयोग रहता है। मृदु और कोमल शिल्प की बात करते हैं तो इसमें शैक्षिक तकनीकी द्वितीय और प्रोग्राम, अध्ययन सामग्री और शिक्षण विधियाँ इसमें शामिल रहती है। कठोर शिल्प उपागम की बात करते हैं तो इसमें शैक्षिक तकनीकी प्रथम में ये मशीनें, उपकरण, टीवी, रेडियो, भौतिक साधन इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले कठोर शिल्प उपागम की बात करते हैं तो इसमें भौतिक साधन आते हैं। मृदु और कठोर शिल्प उपागम में शिक्षण विधियाँ आती हैं, प्रोग्राम अध्ययन सामग्रियाँ आती है और प्रणाली उपागम में प्रबंध, समग्र प्रबंधन और तार्किक उपयोग के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आदि सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आप उपागम भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं फुल फॉर्म को लेकर के भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन का आपको पूछ ले। ये हम सभी पेपर्स में ऑलमोस्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये आपने अच्छे से कंटेस्ट कर लिया होगा। डाइट की फुल फॉर्म पूछ ले, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। आईसीटी की फुल फॉर्म पूछ ले, सूचना और संप्रेषण तकनीकी। और सीएआई या सीएएल की पूछ ले तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। सीएआई की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। और सीएएल की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। और सीपीएएल की फुल फॉर्म है सेल फोन एडेड लर्निंग। और टीएलआई की फुल फॉर्म है शिक्षक, शिक्षार्थी और अंतःक्रिया इंटीग्रेशन। CALP में कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम सर्व शिक्षा अभियान के तहत। ये कुछ महत्वपूर्ण आप रूप ध्यान रखेंगे फुल फॉर्म के। इसके बाद में बात करते हैं ई लर्निंग को लेकर के। डिजिटल लर्निंग, जो आप ये वीडियोस देख करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ई लर्निंग का ही उदाहरण है। जैसे कि डिजिटल संसाधनों, कंप्यूटर, मोबाइल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना। सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर इससे हो पाए हैं। फायदों की बात कर रहे हैं हम, तो सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर हो पाए हैं। महामारी में अप्रभावित और सुरक्षित हम अपने घर पर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। कागज़ की बचत होती है, ई बुक्स, ई लाइब्रेरी या जो पीडीएफ आपको भेजी जाती है, तो वो सारी चीज़ें क्या है? कागज़ की बचत करने के लिए। और केवल तकनीकी दक्ष व्यक्तियों के लिए ही ये है। किसी को
मैं डिस्क्रिप्शन का कह दूँ तो उसको नहीं पता है कि डिस्क्रिप्शन किधर है। वीडियो के टाइटल पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा। अपने टेलीग्राम चैनल का, इंस्टाग्राम अकाउंट्स के लिंक मेरे दिए हुए हैं, तो वो आप चेकआउट वहाँ से कर सकते हैं। तो जिनको तकनीकी का उतना नॉलेज नहीं है तो वो नहीं चेकआउट कर पाएँगे कि अबाउट में भी आईडी मेंशन करी हुई है मेरी, टेलीग्राम चैनल भी अपना मेंशन किया हुआ है, उससे भी आपको फॉलो करना होता है, आपकी इंटर्नशिप डायरी वहाँ पर डाली हुई है। तो मैं लगातार वीडियोज़ में बताता हूँ, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट करना नहीं आता है या अबाउट सेक्शन देखना नहीं आता है। छात्र शिक्षक सीधा फीडबैक, सीधा हम आपस में कनेक्टेड नहीं रहते हैं। कई बार मैं आपके मैसेज नहीं देख पाता हूँ और किताबों से भी दूरी यहाँ पर बन जाती है कि आप एक तो ऑफलाइन किताब पढ़ करके शांत मन से पढ़ें, या फिर सोशल मीडिया पर आप एक क्लास देख रहे हैं, नीचे फिर आपका कोई पसंदीदा सीरियल आ गया तो फिर आप उधर स्विच हो गए। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहते हैं ऑनलाइन में। मीडिया फॉर्मेट की हम बात करते हैं, वेबकास्ट और शैक्षिक सामग्री का इंटरनेट पर लाइव प्रसारण होना, ऑडियो और वीडियो विजुअल्स में। और पॉडकास्ट की बात करते हैं तो डिजिटल सामग्री जिससे डाउनलोड करके सुना जा सके, ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ आदि में। तो ये कुछ मीडिया फॉर्मेट्स के बारे में आप जानकारी रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI के बारे में। CAI के 5 प्रकारों को हम पढ़ेंगे। पहला प्रकार है ड्रिल और प्रैक्टिस, जिसमें LSRW को बार-बार अभ्यास करवाया जाता है। जो लैंग्वेज स्किल है, जो भाषा कौशल है, उनका बार-बार अभ्यास करवाया जाता है। दूसरी स्किल है यहाँ पर खोज, सूचना संकलन, विश्लेषण और समाधान खोजने की यहाँ पर तैयारी रहती है। इसके बाद में अनुकरण की बारी आती है कि विद्यार्थी जीवन वास्तविकता का कृत्रिम निर्माण है। खेल की बात करते हैं तो प्रतिस्पर्धा द्वारा अधिक अंक लाने और सीखने की भावना का विकास होता है। और ट्यूटोरियल की बात करते हैं तो नई अवधारणाओं को चरणबद्ध तरीके से समझने के लिए हम ट्यूटोरियल्स की मदद लेते हैं। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। वर्ड प्रेडिक्शन की बात आती है तो कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर जो कि बालकों की भाषा को समझने की और त्रुटि सुधारने की मदद करता है। ये कुछ बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में। और इसके बाद में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं आगमन विधि और निगमन विधि को लेकर के। पहले भी हमने एक दो पेपर्स में अलग अलग यहाँ पर आगमन निगमन विधि को पढ़ा हुआ है। आई होप आपके यहाँ पर रिवाइज हो रहा होगा। आगमन विधि को हम बात करते हैं, जनक है अरस्तु, और विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर ये विधि है। प्रकृति इसकी मूर्त से अमूर्त की ओर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है, और ये मनोवैज्ञानिक विधि है। मूर्त से अमूर्त का मतलब है कि छोटे बच्चों के लिए ये उपयोगी है। मनोवैज्ञानिक विधि क्यों है? क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ये उपयोगी है। बालक केंद्रित शिक्षा यहाँ पर हो रही है कि मूर्त का मतलब है बच्चे के सामने जो चित्र है, अगर हाथी की बात हो रही है, कुत्ते की बात हो रही है, बिल्ली की बात हो रही है, चूहे की बात हो रही है, तो प्रत्यक्ष हम बच्चे के सामने खड़ा करेंगे कि हाँ भाई ये वो चीज़ है। तो पहले हम मूर्त चीज़ों से, कि कुर्सी ये होती है, चौक ये होता है, डस्टर ये होता है, पेन ये होता है, तो वो सारी चीज़ें बच्चे को मूर्त हम सिखाएँगे, फिर अमूर्त बातें बताना शुरू करेंगे। जैसे कि सारी चीज़ें, सारा नॉलेज अच्छे से हो जाने के बाद में फिर आप जैसे ही, अब मैं आपके सामने ताजमहल की बात करता हूँ, तो आपके दिमाग में ताजमहल की एक इमेज बन गई है कि व्हाइट सी इमारत सी है, 4 उसके खंभे से हैं, आगे थोड़ा गार्डन सा बना हुआ है, तो ऐसे आप थोड़ा-सा कल्पना उसकी कर पा रहे हैं, तो मूर्त से अमूर्त की ओर ज्ञान बढ़ रहा है। ज्ञात का मतलब है कि जो चीज़ें हमें पता है, जो जानकारियाँ हमारे परिवेश से जुड़ी हुई है, जिनको हम डेली एक्सेस लेते हैं जिन चीज़ों का, तो जो हमें पता है ज्ञात चीज़ें, उनको जोड़ते हुए अज्ञात चीज़ों की जानकारी देना है। ऐसी सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और लाभ में बात आती है कि बालक स्वयं सक्रिय इसके अंतर्गत रहता है, आत्मविश्वास इसमें बढ़ता है। छोटी कक्षाओं के लिए ये उपयोगी रहता है। आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि हमने चीज़, जो वस्तु है वो सामने देख ली है, आँखों देखा हाल हम बयाँ कर रहे हैं। और निगमन विधि की बात करते हैं जो कि जनक है प्लेटो, अरस्तु के गुरु हैं प्लेटो, और प्रवाह इसका सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। आगमन विधि में तो क्या रहता है कि सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं कि हाँ ये ऐसे होगा, अलग-अलग विधियाँ वगैरह, तो उदाहरण यहाँ पर बताए जाते हैं। फिर उसके बाद में एक कॉमन नियम यहाँ पर डेवलप कर लिया जाता है, उसके बारे में पढ़ा जाता है। फिर बाद में कोई दिक्कत समस्या नहीं रहती है, जब भी आपको सिमिलर सा कोई उदाहरण दिखता है तो आप तुरंत वो नियम फॉलो करके आंसर निकाल लेंगे। और यहाँ पर बात आती है सामान्य से विशिष्ट की ओर में, यहाँ पर सबसे पहले नियम रटाया जाएगा और फिर उदाहरण सॉल्व करवाए जाएंगे सेम सिमिलर दिखने वाले। अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं, और ये शिक्षक केंद्रित विधि है कि शिक्षक यहाँ पर मेन फोकस में रहता है कि शिक्षक सबसे पहले नियम रटवाएगा। नियम रटवाने के बाद में फिर आप उदाहरण सॉल्व करेंगे, तो शिक्षक केंद्रित ये विधि रहती है। अब इसमें समय की बचत तो होती है कि आपके मान लो 15 क्वेश्चन है, सिमिलर हैं, तो एक नियम शिक्षक ने पढ़ा दिया है, देन फिर आपको सारे क्वेश्चन खुद को ही करने हैं। तो ये समय की बचत रहेगी, जल्दी पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। स्मरण शक्ति बढ़ेगी यहाँ पर, क्योंकि आपको एक नियम अच्छे प्रकार से याद करवा दिया गया है, रटा दिया गया है, और आप सेम सिमिलर से अलग-अलग क्वेश्चन बार-बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन स्मरण शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, उत्तम हो जाएगी। बड़ी कक्षाओं के लिए ही ये उपयोगी रहता है। छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों का उतना मानसिक विकास नहीं हुआ होता है कि वो कल्पनाएँ कर सकें,
अमूर्त चीज़ों के बारे में सोच सकें, तो ये बड़ी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी रहता है, जिनको जल्दी पाठ्यक्रम पूरा करना होता है। और इसके बाद में बात करते हैं प्रोजेक्ट या फिर ह्यूरिस्टिक विधियों के बारे में। प्रोजेक्ट विधि क्या है? जॉन डीवी द्वारा दी गई है, आधार इसका व्यवहारवाद है और इसमें सबसे पहले तो परिस्थिति दी जाती है, फिर उसके लिए प्रोजेक्ट का चयन किया जाता है, फिर डिज़ाइन या फिर योजना बनाई जाती है, फिर उसका क्रियान्वयन किया जाता है और फिर मूल्यांकन किया जाता है और फिर रिकॉर्ड बना लिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस रहती है प्रोजेक्ट विधि की। कुल मिलाकर के एक प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रोजेक्ट के द्वारा सिखाया जाता है, उस बारे में ध्यान रखेंगे। ह्यूरिस्टिक विधि की बात आ जाती है तो इसकी उत्पत्ति जो है ग्रीक या फिर यूनानी शब्द, अर्थ है इसका खोजना या खोज करना, प्रकृति है इसकी बाल केंद्रित, बालक स्वयं प्रयोग करके ज्ञान बनाता है। भूमिका है इसकी शिक्षक केवल संदर्भ प्रस्तुत करता और मार्गदर्शक का काम करता है। ये सारी बातें आप यहाँ पर जानकारी के अंतर्गत रखेंगे। और इसके बाद में हम बात करते हैं कक्षा कक्ष संचार की गतिकी के बारे में। अंतःक्रिया विधि की बात आती है तो क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्ति एक विषय पर वार्तालाप कर रहे हों तो ये क्या है? अंतःक्रिया कहलाएगी। लाभ क्या होगा इससे? कम बोलने वाले बच्चों में अभिव्यक्ति कौशल का विकास होगा। जैसे ग्रुप में बैठ कर के हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उसमें हम अपने विचारों को रखते हैं और दूसरों के विचारों को सुनते हैं, तो अभिव्यक्ति कौशल का विकास भी होता है। और इसकी हानि क्या है कि वार्तालाप से विषय भटक सकता है। कमज़ोर चिंतन वालों के लिए ये अनुपयोगी रहता है, टाइम पास टाइप ही हो जाता है। अगर आप कोई सार्थक बात किसी सार्थक टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। बात करें व्याख्यान प्रदर्शन विधि को लेकर के तो क्या है? बोलना यानी कि व्याख्यान और दिखाना यानी कि सहायक सामग्री का प्रदर्शन करना। तो ये बोलना और दिखाना की बात आ जाती है व्याख्यान प्रदर्शन में, जिसमें समय और धन की बचत होती है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए ये उत्तम रहती है। शिक्षक केंद्रित विधि है क्योंकि शिक्षक क्या कर रहा है? बोल रहा है, व्याख्या कर रहा है और साथ में सहायक सामग्रियों का प्रदर्शन करके टॉपिक को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश कर रहा है और बच्चों को अच्छे प्रकार से समझा रहा है। तो ये क्या है? शिक्षक केंद्रित विधि है। और अमनोविज्ञानी है क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी निष्क्रिय बैठे रहते हैं, विद्यार्थी केवल शिक्षक को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जैसे कि आप अपनी क्लासेस को देखते हुए निष्क्रिय बैठे रहते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर निष्क्रिय बैठे रहते हैं। भाई लाइक तो कर दिया करो एटलीस्ट वीडियो को, शेयर करना तो दूर की बात है। और आपके दोस्तों को भी शेयर किया करो भाई, उनकी भी पढ़ाई में मदद कर दो, उनके पेपर पास हो जाएँगे बेचारे, दुआएँ देंगे आपको। उसके बाद में बात करते हैं आगे बढ़ते हुए ज्ञान को व्यवस्थित करने के आधुनिक टूल के बारे में। तो संकल्पना मानचित्र में देखिए सूचनाओं का दृश्य प्रतिनिधित्व, आकृतियों और रेखाओं के माध्यम से विचारों में संबंध स्थापित करना, उपयोग है इसका पाठ की समरी बनाना, सहभागिता, अधिगम और फ्लैश कार्ड द्वारा। ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में वेब थीम को लेकर के बात आती है तो ये तो क्या था? संकल्पना मानचित्र था, इस प्रकार से रहता है। और ये वेब जो थीम है ये सिस्टमेटिक तरीके से ज्ञान का क्रमबद्ध, चरणबद्ध और योजनाबद्ध संयोजन इसमें रहता है। घटनाओं, मुख्य सहायक विचारों और कारणों को शीघ्रता से समझने के लिए हम ये बनाते हैं। और विकसित कौशल इसके अंदर चिंतन, प्रस्तुतिकरण और नोट्स बनाने का ये कौशल रहता है। तो इस तरह से सिस्टमैटिक योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से हम काम करते हैं। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं केआईएम तकनीक, स्मरण शक्ति की बारे में हम बात करेंगे। धुंधले विचारों या शंकाओं को दूर करके सटीक याददाश्त वापस लाने की विधि के बारे में। के यानी कि आइडिया, आई यानी कि इन्फॉर्मेशन और एम यानी कि मेमोरी क्लू। मुख्य शब्द या विचार जो है इसका ई लर्निंग से जुड़ा हुआ है, की डाटा से। इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि इंटरनेट व डिजिटल माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना, और मेमोरी में यानी कि याद रखने के लिए एक छोटा चित्र या क्लू अपने पास में होना। तो बच्चों की शंकाओं का सटीक समाधान करने हेतु अत्यंत ये प्रभावी विधि रहती है के आई एम तकनीक। इसके बाद में हम बात करते हैं छात्र अवलोकन और मूल्यांकन तंत्र को लेकर के। इसमें ध्यान रखना है गतिविधि क्रियाकलाप में कि छात्र स्वयं कार्य करके अनुभव प्राप्त करता है। इससे बालक में रचना शक्ति, कल्पनाशीलता और सृजनशीलता बढ़ती है। इसके बाद में बात करें सहपाठी समीक्षा को लेकर के, जिसमें विद्यार्थी द्वारा अपने ही सहपाठी के कार्य या प्रस्तुतिकरण की समीक्षा की जाती है। कमियों और त्रुटियों को सुधार करके गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन सुनिश्चित करवाया जाता है। उपाख्यान विधि को लेकर के बात करते हैं तो विद्यार्थी के जीवन के सुनहरे पलों, व्यवहार और सोच क्षमताओं का लिखित अवलोकन इसके अंतर्गत किया जाता है। दायरा इसका कितना रहता है? कक्षा कक्ष, विद्यालय और विद्यालय के बाहर के वातावरण का प्रमाणिक रिकॉर्ड इसके अंतर्गत रखा जाता है उपाख्यान अभिलेख के अंतर्गत। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांतों को लेकर के। हावर्ड गार्डनर सिद्धांत बहुबुद्धि का सिद्धांत, थर्स्टन ने समूह कारक या बहुखंडी का सिद्धांत दिया, स्पीयरमैन ने द्विखंड या त्रिखंड फैक्टर का सिद्धांत दिया, टू फैक्टर या थ्री फैक्टर का सिद्धांत दिया। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, आगे आप रीड प्री में इनको पढ़ेंगे, साइकोलॉजी में थोड़ा सा और डिटेल में। अभी थोड़ा बेसिक आप समझ लीजिए। इसके बाद में बात करते हैं एक सफल शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होगा। तो मनोविज्ञान, मस्तिष्क इसमें जुड़ा होगा, छात्र कैसे सीखता है, व्यवहार, संज्ञान और रचना के अंतर्गत।
शैक्षिक तकनीकी उपकरणों के अंतर्गत जो आईसीटी, सीआई है, ई-लर्निंग है, वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई होंगी। शिक्षण विधियों का समावेशन सही होगा, शिक्षक कैसे दिशा देता है, जैसे आगमन, प्रोजेक्ट, केआईएम, सारी विधियाँ, शिक्षण विधियाँ भी इसमें इंक्लूड रहेंगी और प्रभावी अधिगम, इफेक्टिव लर्निंग हो पाएगी। ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से अपना यहाँ पर अपना फर्स्ट चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ें यहाँ पर हैं, बट आगे वाले जो चैप्टर्स हैं, उनमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड बात करने वाले हैं, ई-लर्निंग से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो उनको थोड़ा-सा और अच्छे प्रकार से समझिएगा। आपने यहाँ पर भी यहाँ इस फर्स्ट चैप्टर को लेकर के आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स में बताएँगे। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।